तो डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन जो है आदित्य, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा, कितनी एनर्जी होगी, कितनी वेवलेंथ होगी और क्या उसका मोमेंटम होगा। तो बेटा ऐसे समझ के चलो, ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, डी ब्रॉगली की इस इक्वेशन को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब इस चौक पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस चौक पर भी अप्लाई कर सकते हो, हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बेटा किसी बड़े से बड़े पार्टिकल तक जिसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस पर भी इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन का अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना कि कल मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होती है, जैसे मान लो अगर हम इस चौक की बात करेंगे, तो अगर हम इसकी लैम्डा निकालना चाहते हैं, इसमें से कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा, तो बेटा उस पे जो स्पीड है, इस चौक की जो स्पीड है, वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए परीक्षित? दैट शुड बी मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए मेरी बात? बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगा। चलो, तो क्या लिखा है बेटा नोट्स के अंदर? डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल थिंग्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप सोच सकते हो, चौक से लेकर इलेक्ट्रॉन से लेकर कहीं तक भी बड़े से बड़े पार्टिकल्स तक इस इक्वेशन पे बेटा वैलिड होते हैं। लेकिन बट इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। लिखा है ना आदित्य? इसका बेटा सिग्निफिकेंस कहां ज्यादा दिखेगा आपको? अप्लाई तो आप कहीं पे भी कर सकते हो परीक्षित, अप्लाई कहीं पर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चौक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, अर्थ पर अप्लाई कर सकते हो, प्लेनेट भी ले सकते हो, बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन आपको इसका सिग्निफिकेंस कब दिखाई देगा? जब आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करोगे। ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास बहुत कम हो, वेरी स्मॉल इन साइज एंड मास, मास काफी कम हो उनका और उनका साइज भी काफी कम हो। बेटा बाकी बच्चों के कैमरे क्यों नहीं ऑन है? लक्ष्य, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बेटा? दानेश, सभी बेटा ऑन कर लो। नेट का इश्यू है तो मत करना। अगर किसी के पास नेट का रिचार्ज कम हो रहा है, खत्म होने वाला है, तो रहने दो, मुझे बोल दो बस। अदरवाइज अगर नेट है तो फिर क्या करोगे? क्लासेस लो, तुम्हें कौन सा यूट्यूब पे जाके वीडियो बना रहे हैं? चलो, अजय क्या हुआ बेटा? अजय, यस सर। कैमरा क्यों नहीं ऑन है? हाँ, मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेट। अब देखो, अब सारे बच्चे आ जाएंगे मेरे पास रिव्यू में। बेटा मेरे पास सब आ जाते हैं इसमें, ऐप के अंदर देखो सारे बच्चे दिखेंगे जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं। तो राहुल, पूजा, दानिश, परीक्षित, आदित्य, गौरव, लक्ष्य, ईशांत, अरे आज तो ईशांत भी है, कमाल हो गया, दीक्षा, मयूरी। ईशांत क्लास क्यों नहीं लेते हो बेटा रेगुलर? क्लास क्यों नहीं लेते हो, क्या हुआ? बोलो बेटा, रिप्लाई करो एक बार, क्या हुआ? माइक ऑन करके बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, माइक ऑन नहीं किया बेटा आपने। सुमित, सुमित कहां पर है? अभी तो दिख रहा था। कैमरा ऑफ क्यों हो जाते तुम लोगों के? अभी भी नहीं है सुमित, स्क्रीन पर तो आया ही नहीं है। हाँ बेटा, ईशान बताया नहीं बेटा आपने, क्या प्रॉब्लम है? तबीयत ठीक नहीं है या सही हो? बाहर हाँ बोलो। स्क्रीन से। अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा देखो एक बात सुनो, चलो वो सब चीजें हैं बेटा, वो भी आपको कर, देखो एक चीज है बेटा, जैसे कहते हैं कि एक छोटी सी चीज है कि अगर अपने को कोई गाड़ी चलानी है, ठीक है, कोई भी काम जिंदगी में करना है, तो बेटा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, साथ के साथ कुछ ना कुछ उसके लिए इनपुट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो है बेटा सब चीजें,
लाइफ में जुड़ेंगी, लेकिन कोशिश करें आप लोग भी बेटा हार्ड वर्क करते रहें, ठीक है। तो ईशान जो बेटा रिकॉर्डेड वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हो, ठीक है। कोशिश करो सब चीजों को पीछे का बेटा कवर कर लो, ठीक है। चलो राहुल, तो बात करते हैं सिग्निफिकेंस की बेटा। मैंने बताया ये इक्वेशन कहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी, कहां पर बेटा ज्यादा एप्लीकेबल होगी, सिग्निफिकेंस इसकी कहां पर ज्यादा देखोगे आप, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से आ गए बेटा मयूरी, कौन कौन से पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक में आ गए, एटम्स, है ना। चॉक पार्टिकल्स। हाँ बहुत कम हो, जिनका जिनका मास बहुत कम हो बेटा। तो ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहा हूँ राहुल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब की बातें कर रहा हूँ, है ना। समझ गए सभी बच्चे, बात भी वही हो रही है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब देखो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल नोट्स के अंदर दे रखा है बेटा, एक बार ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है एक, अगर माने जैसे मान लो किसी बॉल पर अप्लाई करके देखते हैं इस इक्वेशन को, बेटा इस इक्वेशन को एक बार किसी बॉल पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास रिलेशन आया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ऐसा कुछ आया ना रिलेशन, mc लिखा हुआ था, मैं उसको v मान लेता हूं, ठीक है। मान लो v कोई स्पीड से मूव कर रहा है, तो देखो इसका सिग्निफिकेंस देखना आप। अगर मान लो एक छोटी सी बॉल लेते हैं बेटा, ठीक है, एक बॉल लेते हैं, इस बॉल का बेटा मास मैंने लिया है, इसका मास दे रखा है, मान लो m की वैल्यू है 0.1 kg, है ना, छोटी सी बॉल है 100 ग्राम की, एक 100 ग्राम की बॉल लिया आपने, ठीक है। अब बेटा ये बॉल मान लो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है पूजा, कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड, ये बेटा इसकी स्पीड है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। अब ये वेलोसिटी है, इतना मास है, अगर आप इसको बेटा इसके लिए अगर लैम्डा की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में एक बार इसको पुट करके देखो लैम्डा की क्या वैल्यू आती है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू बेटा h अपॉन mv, h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 10 की पावर -34, दिख रहा है ना सबको, इनटू, हाँ सर लैम्डा की वैल्यू है वो, हाँ लैम्डा की वैल्यू बेटा निकाल रहे हैं एक बार। मान लो वेवलेंथ जो जुड़े हुए, बंद कर दो आवाज ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, बंद नहीं करो, ठीक है। तो बेटा अगर वेवलेंथ निकालें इसका, जैसे मान लो अगर हम इस इक्वेशन को, डी ब्रॉगली इक्वेशन को इस बॉल के ऊपर अप्लाई करें आदित्य, तो हमारा बेटा इक्वेशन में से अगर आप देखोगे लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलेगी, h अपॉन mv। यहां पर बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पर आपने तो c लिखा था, है ना, c स्पीड ऑफ लाइट लिया था। तो अभी बेटा मान के चलो आप कि मान लो वो v स्पीड से चल रही है, अभी लाइट की स्पीड का नहीं लेते हैं, अभी v स्पीड लेते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली हमारे आसपास जो कोई बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, ठीक है बेटा, और स्पीड उसकी 60 मीटर पर सेकंड है, तो इसका लैम्डा कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करो। अगर आप इसको देखोगे तो 0.1, ठीक है, 60 पुट करो, कितना हो गया, लगभग इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 10 की पावर -34, इन सबको भी रहने दो इतना, ठीक है। लगभग आपका जो आंसर आ रहा है बेटा -34 नैनोमीटर। ये देखो लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है बच्चों, आसपास लगभग, इसको अगर थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा बहुत सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली अगर देखें परीक्षित, 10 रेज़ टू द पावर -34 दिख रहा है बेटा बोर्ड के ऊपर, 10 सर मीटर में, हाँ बोलो, सर मीटर में आएंगी ना वैल्यू, क्या कह रहे हो, सर वैल्यू मीटर में आएगी ना, हाँ मीटर में आएगी, ओहो नैनो, ओके ओके ओके, मीटर ले लो, मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है ना, अभी तो मीटर में ही आएगा आंसर। अब बेटा एक बात सोचो सभी बच्चे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग 10 की पावर -34 नैनोमीटर। एक बेटा एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम, मतलब कि 0.1 kg हमने लिया है, सुनना मेरी बात ध्यान से, और वेलोसिटी बेटा उसकी लगभग 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंक रहा हूं मैं, या चल रही है, ठीक है। तो आप सोचो वेवलेंथ उसकी कितनी छोटी आई है, कितनी स्मॉल वैल्यू है, 10 की पावर -34 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो रेडिएशंस होते हैं उससे भी कहीं कम,
कई गुना कम है। तो क्या ये ऐसे भी समझो आप, इसकी वेवलेंथ इतनी कम है, इट इज एपरेंट दैट वेवलेंथ इज टू स्मॉल फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन। मेरी बात सुनना, अगर आप इस रेडिएशन को मान लो अगर इस जो बॉल है, सपोज ये बॉल है, इसके अंदर इतना इतना वेवलेंथ निकला, यानी कि इसमें से जो रेडिएशंस बेटा निकलेंगे उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 10 की पावर -34 है मीटर। इसका मतलब बेटा इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी राहुल कि उसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्व मतलब किसी डिवाइस पर भी मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन में से अगर मान लो नैनोमीटर की रेंज में निकलता है 10 की पावर -9 -12, जब उसको देखने के लिए बेटा अपने को स्पेक्ट्रम जैसे डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है ना। तो सोचो 10 की पावर -34 को तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, किसी भी डिवाइस से हम नहीं मेजर कर सकते 10 की पावर -34 को। इतनी छोटी वेवलेंथ है उसकी, इतनी छोटी वेवलेंथ, मतलब वेव को देखना ही पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इस चीज को क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप मेरी बात समझना ध्यान से। यहां पर बेटा ये जो, अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ की बात करें, जैसे अगर मान लो ये चौक मैंने उठा के फेंक के मारा, ठीक है, तो मान लो इसमें से जो वेवलेंथ निकली वो बेटा मयूरी क्या होगा, इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, मेजर भी नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। इतनी छोटी वैल्यू है, 10 की पावर -34 लगभग इसी रेंज में आती है। तो यानी इतनी छोटी क्वांटिटी को बेटा हम देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ये बड़े पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी लक्ष्य, ठीक है लक्ष्य, बड़े पार्टिकल्स के ऊपर बेटा हम इसको सिग्निफिकेंस उसका देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमें दिख ही नहीं रही है, हम उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यही चीज बेटा एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करके देखो। इसी इक्वेशन का मैं इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। इसी इक्वेशन को मैं अब इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करता हूं। ये तो बॉल की बात कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करो जरा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है परीक्षित, Me 9.1 10⁻31 ठीक है, ये m की वैल्यू हो गई। वेलोसिटी बेटा मान के चलो कोई भी एक वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड ही ले लो। देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बेटा लगभग ले लो आप, v की वैल्यू ले लो बेटा 60 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सेम स्पीड है जितना वो बॉल घूम रही थी ना, बॉल भी इसी स्पीड से चल रही थी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है साक्षी। अब इसके लिए निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू। अब यहां पर देखना आप लोग क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे 6.626 into 10 की पावर -34 अपॉन, और इसका मास बेटा कितना है इसका मास है 9.1 into 10 की पावर -31 into 60। तो लगभग बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना वैल्यू आएगी, 10 की पावर -31 है नीचे और यहाँ 10 की पावर -34 है। तो अगर बेटा इसको लगभग सॉल्व करें तो देखो मैंने आपको दे रखा है लगभग सॉल्व करके 10 की पावर -5 मीटर। देखो बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग 10 की पावर 5 मीटर, दिख रहा है सबको, 10 की पावर -5 मीटर, ठीक है। Yes, sir. और अगर इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करें, अगर इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में करो या कोई और नैनोमीटर में कर दो, तो नैनोमीटर में कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर लगभग, है कि नहीं, है ना। 10 की पावर 9 रुको Yes. -5 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 9 होते हैं ना, 10 की पावर, तो 4 आएगा, 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4 आएगा इनका, 10,000 मीटर या 10 की पावर 4 नैनोमीटर, ठीक है। ये रेंज आई बेटा। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो अब यहां पर इस वेवलेंथ को देखो बेटा, इसकी वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है लगभग 10 की पावर -5 मीटर, और वहां कितनी थी, 10 की पावर -34। किसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, किसी को, ये जो वैल्यू आई है बेटा ये कंपैरेटिवली काफी बड़ी है, तफसील है ना, 10 की पावर -34 और 10 की पावर -5, काफी डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों के बीच में, बोलो। 10 की पावर -5 जो बेटा वेवलेंथ है, इसको आप मेजर कर सकते हो परीक्षित किसी ना किसी डिवाइस से,
या कुछ ना कुछ हम इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू तो काफी छोटी थी, बॉल के अंदर जो रेडिएशंस निकल रहे थे उसकी बेटा लैम्डा की वैल्यू काफी छोटी है, कई गुना, कई टाइम्स की बात हो जाएगी। हाँ बोलो बेटा। तो नैनोमीटर में 10 की पावर -14 आता है। क्या आएगा? 10 की पावर -14। -14। तो नैनोमीटर -9 होता है ना। हाँ हाँ, -9 होता है, बोलो। सर -5 -9 -14 होगा ना। अच्छा इसको टेम्परेचर में चेंज करेंगे, ये कह रहे हो? ये देखो नैनोमीटर तो पहले मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? मीटर में करने के लिए 10 की पावर 5 से करना पड़ेगा। 10 की पावर 5 से करोगे तो पहले तो मीटर बन जाएगा ये 0, 10 की पावर 0, 10 मीटर। और नैनोमीटर में देखोगे तो कितना हो गया? 4, सही तो है, 10 की पावर 4 ही तो आएगा। सर मीटर में तो पहले से ही है। क्या हुआ? मीटर में पहले से ही है -5 में। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो, क्या आएगा यहाँ पर, बोलो। -14 10 की। 10 की पावर -14 कैसे? सर आपने एंगस्ट्रॉम की -15 लिखी है, तो नैनोमीटर -9 होता है, एंगस्ट्रॉम -10 होता है। अरे प्रैक्टिकली रुको, अभी यहीं पर देख लेते हैं, सुनो। यहाँ पर बेटा लगभग इसको सॉल्व करो, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ राहुल। 6.62 को बेटा क्या लिख सकते हो, लगभग अप्रोक्सीमेटली देखना, 6 इंटू 10 की पावर -34, नीचे बेटा लगभग 9 है ना, इंटू 10 की पावर 31 इंटू 16, ये चीज है। एक बार इसको सॉल्व ही कर लो, 6 इंटू 10, ठीक है, कितना हुआ देखो, 1/90 है ना, 1/90, और इंटू 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर -34, ये प्लस हो जाएगी ऊपर, +31, कितना आ रहा है लगभग 1/90 इंटू 10 की पावर -3, -3 दिख रही है ना सबको, दिख रहा है बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ। और इसको अगर 10 को इधर ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, 10 की पावर -3 1/9, ठीक है, और 10 की पावर माइनस एक और बढ़ जाएगी तो क्या होगी, -4। -4 हाँ ठीक है, -4 हो जाएगी, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो, 9 into 10, फिर 0 पॉइंट को समथिंग आएगा, 0.1 into 10 की पावर -4, ऐसी आ रही है ना। इसको अगर इसको लगभग रफली लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, 0.1 into 10 की पावर -4 को देखो 0.1 into 10 की पावर -4 को कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर 5 ही तो लिखोगे, बोलो। देखो परीक्षित आ तो गया, क्यों परेशान पर है? नैनोमीटर कौन सा नैनोमीटर, अभी तो मीटर ही निकाल रहे हैं बेटा, अभी मीटर में निकाल रहे हैं, सुनो मेरी बात, अभी सब कुछ मीटर में हुआ ना मयूरी। यहाँ पर बेटा मैंने सब कुछ ऐसा ही यूनिट्स में रख दिया, स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, सुनो स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, और मास भी केजी में था, तो सब कुछ तो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो। अभी तो लैम्डा बेटा किस में निकलेगा, मीटर में ही निकलेगा, समझे मेरी बात? ये सर आपने पहले वो नैनोमीटर लिखा इसलिए पूछ रहे थे। अरे भगवान, गलती हो गई मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं कभी नैनोमीटर नहीं लिखूंगा। ठीक है, अरे एक बार गलती हो गई परीक्षित, बस छोड़ो उसको बेटा, बात से आगे बढ़ो, बाल की खाल निकाल रहे हो, चलो। तो अब बेटा मेन चीज क्या है, मेन चीज देखो कहाँ परीक्षित, कहाँ फोकस करना है, फोकस करना था 10 की पावर -5 पर, इस वेवलेंथ पर और इस वेवलेंथ पर। क्या दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में असर क्या दिख रहा है, दोनों की वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बोलो। 10 की पावर -34 और 10 की पावर -5, कौन सी बेटा वेवलेंथ को आप मेजर कर पाओगे, चांसेस है आपके पास, ये है 10 की पावर -5 और वो है 10 की पावर -34,
बताओ किसको मेजर कर सकते हो आसानी से? पावर -5 -5 तो 10 की देखो, पावर माइनस देखो मैं एक चीज आपको याद दिलाता हूँ। मैंने बेटा आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास डिवाइसेस बने थे उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है पूजा, अगर बेटा आगे की केमिस्ट्री पढ़ेंगे बड़ी एमएससी लेवल पर, तो उसमें काफी सारी चीजें, उसमें स्पेक्ट्रोमीटर होता है एक डिवाइस। उस डिवाइस के अंदर बेटा हम क्या कर सकते हैं, कहां तक की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं आसानी से, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, इस यहां तक की रेंज को मेजर कर सकते हैं 10 की पावर -9 तक। तो इसको मेजर कर पाएंगे, 10 की पावर -5 को आसानी से मेजर कर सकते हैं लक्ष्य, ठीक है। जबकि 10 की पावर -34 का मतलब समझते हो, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का जितना मास है 10 की पावर -31 उससे भी छोटा, एक इलेक्ट्रॉन के मास से भी छोटा सोचो। जो एटम का साइज है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। सुनना, एटम का साइज बेटा 10 की पावर -10 मीटर होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है राहुल, और हम बात कर रहे हैं 10 की पावर -35 -34 लगभग मीटर, जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि 10 की पावर -5 यानी ये जो हमारी वेवलेंथ निकल रही है, इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बेटा इस को आप मेजर कर पा रहे हो वेवलेंथ को, लेकिन नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो हमने बॉल की बात करी, तो बॉल में से बेटा अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी आर्यन कि यू विल नॉट बी एबल टू मतलब विजुअलाइज, खैर विजुअलाइज तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम इस रूम में पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कहूं कि इसमें से आपके कंप्यूटर में से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, या इसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, इस चौक को मैंने फेंक के मारा ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे परीक्षित, उसकी वेवलेंथ बेटा इतनी छोटी होगी, तपशील इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि आप उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे, ना ही कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, 10 की पावर -34 -35 बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो गई। ये बात सबको समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं इतनी देर से। तो इसीलिए बेटा आप ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, इससे अपने को क्या पता चल रहा है, द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हैज नो सिग्निफिकेंस। सुनो ध्यान से, नीचे लिखा है नोट्स में, नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली की लाइफ में दानिश इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं ये चौक उठा के फेंक के मारता हूं तो उसमें से लैम्डा निकलती है, वेवलेंथ निकलती है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि वो किसी को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझे मेरी बात? इतनी छोटी वेवलेंथ का कोई असर नहीं होने वाला, 10 की पावर -34, बताओ, कुछ असर नहीं होगा। बट लेकिन बेटा यही चीज तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब हम इलेक्ट्रॉन से जोड़कर देखेंगे। जब हम किसी छोटे पार्टिकल की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं बेटा, तो सोचो जब इलेक्ट्रॉन 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है पूजा, तब भी उसकी वेवलेंथ बेटा आप मेजर कर पा रहे हो 10 की पावर -5। जबकि आप लोगों ने पढ़ा है परीक्षित कि इलेक्ट्रॉन लगभग किस स्पीड से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करता है, प्रैक्टिकली आ जाओ, लगभग लाइट की स्पीड होती है। पहले शेल के अंदर आप याद करो, जो हमने V0 की वैल्यू याद करी थी 2.188 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड थी, वो लगभग 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इतनी ज्यादा स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, सोचो तो लैम्डा कितना ज्यादा होता होगा। अगर v की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, यहां पर अगर v की वैल्यू बढ़ जाएगी तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा तो कम हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, लेकिन उसका असर बेटा कहीं ना कहीं हमें अपनी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो काफी असर दिखेगा आपको। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो काफी उसमें सिग्निफिकेंस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप देखोगे इलेक्ट्रॉन के अंदर जब हम छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन जो है, जो हमने पढ़ा, इसका बेटा सिग्निफिकेंस कहां पर आएगा, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सिग्निफिकेंस कहां पर है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिनका साइज काफी कम हो, वहां पर बेटा इसका इंपोर्टेंस आपको दिखेगा। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो मैंने कल भी आपको बताया था बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, कि जो मैकेनिक्स जो पहले से आप फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो,
वो न्यूटन के लॉ के ऊपर बेस्ड थी, है ना। लेकिन न्यूटन के लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तफसील इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें उसका साइज इतना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक साइज है। इसीलिए बेटा मैंने बताया था कि केमिस्ट्री की ब्रांच चेंज हो गई, सॉरी फिजिक्स की, जिसको बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट बन रहा था बेटा, उसके अंदर दो चीजें शुरुआत कर रही हैं। एक तो डी ब्रॉगली रिलेशन जो आपने पढ़ा, जिससे आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है और वेव कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया अभी? राहुल ये रिलेशन समझ में आया? लैम्डा Yes, और sir. है ना, सिंपल। तो बस यहां पर आपको एक ही चीज याद करनी है कि इलेक्ट्रॉन के केस में डी ब्रॉगली रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी डेली लाइफ में बेटा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। था बेटा, इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको कल बोला था, एक और हमें ड्रॉबैक में आपने देखा था 5th पॉइंट, क्या लिखा था बेटा उसमें? एक तो डी ब्रॉगली रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दूसरा बेटा इसमें है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब कौन बताएगा? लक्ष्य है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? बताया जरा, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? बोलो बच्चों, आप लोगों ने तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़े हैं, चैप्टर 1 जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है अनसर्टेनिटी का मतलब। जल्दी से बताइए, बोलो परीक्षित, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? Accurate. है क्या हो गया? बोलो। Accurate appreciation. मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, एक्यूरेसी? हाँ। अच्छा नहीं, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सुनो, इस वर्ड पर ध्यान दो, अनसर्टेनिटी। सर्टेन का मतलब क्या होता है मयूरी? आज बारिश होगी। अरे प्रोबेबिलिटी कितनी बार पढ़ी है आपने किसी चीज की? प्रोबेबिलिटी होती है ना। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? आज मौसम कैसा भी बारिश का हो रहा है, आज बारिश हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होगा? जो चीज हमें, जिसका डेफिनेट ना हो, जो सर्टेन ना हो, जो फिक्स ना हो, जिसमें पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कंफर्म ना हो कोई चीज। जैसे मैं आज क्लास आपकी ले रहा हूं, ये बात परीक्षित क्या थी? सर्टेन थी। ये बात सर्टेन थी कि मैं तो क्लास लूंगा, आप लोग क्लास लोगे, ये क्या था? सर्टेन था ये। अच्छा परीक्षित अपनी बात मत करो, मैं बाकियों की भी कर रहा हूं। आप लोग आज बच्चे, सभी बच्चे क्लास लेंगे, ऐसे सुनो, सेंटेंस को चेंज कर दो, सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट होंगे, ये सर्टेन होगा या अनसर्टेन होगा? Uncertain. समझ गए? अनसर्टेन। हाँ, अरे वाह, बहुत चला गए, बहुत बढ़िया, अब तो सबकी आवाज निकल आई। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बेटा, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया? जहां पर अनिश्चित, हिंदी में बोलते हैं ना अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, जहां पर कंफर्म ना हो कोई चीज कि ऐसा होगा। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा देखो किसके बारे में है, अब मैं आपको बताता हूं। जब डी ब्रॉगली ने बेटा अपना रिलेशन दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना, ये रिलेशन बेटा जब डी ब्रॉगली ने दिया, तो इसके बाद हेजनबर्ग ने एक बात कही, इसके ऊपर बेटा एक बात कही अजय, और वो क्या कहा वो सुनना ध्यान से। उन्होंने बेटा कहा इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। उन्होंने बेटा ये कहा कि जब आप किसी छोटे पार्टिकल के लिए अगर वेवलेंथ निकाल रहे हो और उसका मोमेंटम निकाल रहे हो, तो ये दोनों चीजें बेटा 100% एक साथ एक्यूरेट निकालना, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हो गया बेटा? एक साथ, यानी जब आप लैम्डा निकालना चाह रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या वैल्यू है उसकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने पढ़ा है कि कितनी एक्यूरेसी होगी,
ठीक है, कम एक्यूरेसी है, ज्यादा है। तो अगर हम ये कहें कि 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आपको लैम्डा निकालना है और मोमेंटम निकालना है किसी पार्टिकल के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्यूरेट 100% एक्यूरेट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में जो आपको जो दिखता है आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो उनका बेटा ये कहना था कि दोनों वैल्यू को आप एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, स्टेटमेंट सिंपल है, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, ठीक है, इसको मेजर करना मुश्किल है, साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का मतलब क्या है? 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे करके इस चीज को समझेंगे। जैसे मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, बेटा देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की आपको मान लो वेवलेंथ भी निकालनी है बेटा और मोमेंटम भी निकालना है। लक्ष्य ठीक है, समझना मेरी बात। इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा है मान लो v स्पीड के साथ, ठीक है, तो इसका मोमेंटम हो गया कितना? p mv, है ना। और अब आप ये पता करना चाहते हो इसी टाइम पर बेटा, एक ही साथ आप पता करना चाहते हो इसका p कितना है, मोमेंटम कितना है और इसका वेवलेंथ कितना है, इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो कितने हैं, न्यू की वैल्यू या लैम्डा निकालना चाहते हो मान लो। ठीक है, ये एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। हेजनबर्ग ने बेटा क्या कहा आज है, सिंपल, कि आप एक साथ इन दोनों की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। यानी अगर आप एक की वैल्यू को निकालोगे, मेरी बात सुनना, अगर आप लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो बेटा क्या होगा, मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी 100%। इसी तरीके से अगर आप मोमेंटम निकालने की कोशिश करोगे मयूरी, तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रिंसिपल उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। देखो, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है शेल के अंदर, है ना, तो इसका मोमेंटम हो गया बेटा mv मोमेंटम हो गया, इसका मोमेंटम अपना mv हो गया p। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरीके से मूव कर रहा है p मोमेंटम के साथ, ठीक है। अब मान लो इस पर आपने कोई बेटा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होगा परीक्षित, मान लो सपोज इस पर बेटा मैंने कोई लाइट, व्हाइट लाइट का यूज किया, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, यहां पर बेटा मैंने इस पर कोई व्हाइट लाइट का सोर्स लिया, ठीक है, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, इस पे से बेटा इसके ऊपर लाइट डाली, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही उसके ऊपर कोई लाइट आएगी बेटा साक्षी, जैसे ही उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, लाइट आएगी, तो उसमें से क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, बताया आपको, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। जब बेटा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हाँ, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो आप देखना होगा क्या। अभी हम मेजर करना चाहते हैं मोमेंटम और लैम्डा की वैल्यू को, तो जब मान लो बेटा आपने, जब ये कोई इलेक्ट्रॉन इस व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी एक लैम्डा की वैल्यू होगी, है ना, लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक है। आप सोच के देखना बेटा, आप सोच के देखना, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा, तो ऐसा नहीं है बेटा, पहले मान लो इलेक्ट्रॉन जो है अपना मूव कर रहा है किसी स्पीड के साथ, ठीक है, आपने उस पर व्हाइट लाइट डाली, तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी परीक्षित, क्या इसकी स्पीड पहले जैसी रहेगी या कुछ चेंज आएगा उसमें, सोच के बताओ। सर पहले जितनी पहले जितनी रहेगी, कैसे, एक बार सोच के बताओ, आपने ये रिलेट, अगर आपने v की स्पीड, अगर आपने लैम्डा को चेंज कर दिया, देखो, अगर आपने लैम्डा को चेंज कर दिया, लैम्डा की वैल्यू चेंज कर दी, तो p भी तो चेंज हो गया। लैम्डा चेंज करने का मतलब समझो, मैं दोबारा फिर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने दो अलग अलग कलर की लाइट्स ली, ठीक है परीक्षित, एक बार बेटा व्हाइट लाइट ले रहा हूं, ठीक है, जिसकी लैम्डा की वैल्यू अलग है,
और एक बार मैं ग्रीन कलर की लाइट ले रहा हूं जिसके लैम्डा की वैल्यू अलग है। अब सुनना मेरी बात, जब आप ग्रीन लाइट को डालोगे तो लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, है ना? वेवलेंथ अलग है ग्रीन लाइट की। यस और सर। जब आपने ग्रीन लाइट डाली तो मान लो स्पीड कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ अलग स्पीड से मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है? अब आपने ग्रीन लाइट हटा दी, अब व्हाइट लाइट इस पर रेडिएट करी, तब क्या होगा? तब अलग तरह के लैम्डा निकलेगा। उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा? अलग तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर इसकी V की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मास तो चेंज ही नहीं कर सकते हम, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी चेंज होगा। मोमेंटम में बेटा क्या चीज चेंज होगी? मास तो कांस्टेंट होता है, क्या चीज चेंज होगी बेटा? इसका मतलब वेलोसिटी। तो आप मेरी बात को अब समझने की कोशिश करो बेटा। सिंपली हाइजेनबर्ग ने एक बात कही कि अगर आप इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल का की वेलोसिटी को मेजर करना चाहते हो, सुनो, वेलोसिटी को मेजर करना चाहते हो और लैम्डा को मेजर करना चाहते हो, तो एक साथ एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप मेजर करने के लिए, देखो क्या लिखा है, इफ एन अटेम्प्ट टू, नोट्स में एक बार ओपन करके देखें, नोट्स में बेटा मैंने लिखा है, इफ एन अटेम्प्ट टू मेजर एनी वन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी, अगर मान लो दोनों चीजों में से अगर आप कोई एक चीज की वैल्यू को निकालना चाहते हो एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो बेटा क्या लिखा हुआ है? द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। दूसरी चीज बेटा क्या हो जाएगी? कम एक्यूरेट हो जाएगी। जैसे मान लो सपोज अगर आप लैम्डा को निकालना चाहते हो, साक्षी, अगर आप लैम्डा की वैल्यू को बेटा निकालना चाहते हो तो होगा क्या कि आप लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन की लैम्डा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अगर आप देखोगे लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? अब जैसे मान लो अगर कोई डिवाइस अगर हम ले, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैसे मेजर करेंगे आर्यन? कोई ना कोई व्हाइट लाइट तो डालनी पड़ेगी, उस पर कोई कलर की लाइट डालनी पड़ेगी ना, जिससे पता चले कि भाई इसका लैम्डा की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन में से क्या रेडिएशंस हो रहे हैं। तो जब आप जैसे ही बेटा आप लैम्डा को चेंज कर, मतलब जैसे ही व्हाइट लाइट को उसके ऊपर डालोगे, वो रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। समझो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन पहले जो लैम्डा वैल्यू इलेक्ट्रॉन की पहले लैम्डा की वैल्यू होगी, वेवलेंथ की वैल्यू होगी, वो अब चेंज हो जाएगी बेटा जैसे उस पर लाइट पड़ेगी ना। अभी और एक्सप्लेन करते हैं, देखो ये दिया हुआ है पीछे एक डायग्राम, देखो आप नोट्स के अंदर ये डायग्राम दिख रहा है आपको, बोर्ड पर ड्रॉ करता हूं दोबारा, जैसे ये बना तो हुआ है इसी तरीके से। तो एक्चुअल में बेटा क्या होगा, जैसे ही आप इस डायग्राम के अंदर देखो, जैसे ही व्हाइट लाइट बेटा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगी तो आप स्पीड क्यों नहीं मेजर कर पाओगे? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर टकराया तो बेटा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? देखो चेंज हो जाएगी, किसी और दिशा में मुड़ जाएगा। जैसे बेटा टकराएगा, यहां पर कोई भी व्हाइट लाइट का सोर्स आएगा, hν रेडिएशन, ठीक है? जैसे ही कोई फोटोन या क्वांटम इससे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, तो बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे थे एक्चुअल में बेटा वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर इसका रास्ता ये था, ओरिजिनल रास्ता ये था, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो अभी किस तरीके से जाएगा? यहां पर चला जाएगा, इस पोजीशन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सोचो जब उसकी स्पीड, जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो बेटा v की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गया तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, बेटा अगर देखोगे आप तो आप देख रहे हो इसका पाथ चेंज होने की वजह से बेटा इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा और ध्यान दिलाता हूं। 9th क्लास में बेटा आपने याद करो एक चैप्टर था जो मोशन का, उसमें आपने कोलिजन्स पढ़े थे। कोलिजन्स याद है किसी को? वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आया था मयूरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जैसे मान लो अगर दो चौक हैं ये आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद बेटा क्या होता था? उनका डायरेक्शन चेंज होती थी और वेलोसिटी भी चेंज हो जाती थी, है ना? ठीक ऐसा ही बिल्कुल बेटा बिल्कुल वही सिचुएशन यहां पर है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से मूव कर रहा है, तब से इलेक्ट्रॉन पहले से ऐसे करके मूव कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, ये देखो व्हाइट लाइट आई, इसके अंदर क्या है बेटा? ये फोटोन है, ये फोटोन है। फोटोन जब से टकराएगा, फोटोन बेटा जब से टकराएगा तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, कोलिजन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
तो एक्चुअल में आप कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन की अगर आप लैम्डा निकालना चाह रहे थे तो आपने लाइट इसके ऊपर डाली, ये फोटोन क्यों आ रहा है? ये लाइट की फॉर्म में आ रहा है। जो आपने टॉर्च से जो लाइट इस पर करी है या सनलाइट में से जो भी रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट में से सोर्स में से निकल रहे हैं वो इससे टकरा रहे हैं। टकराने की वजह से इसका पाथ जो है बेटा वो चेंज हो गया। जिस पाथ पर जिस स्पीड से मूव कर रहा था वो चेंज हो गया और इसी वजह से v की वैल्यू करेक्टली आप नहीं निकाल पाओगे। स्पीड की वैल्यू v जो है बेटा यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि पहले v की वैल्यू अलग थी और अब v की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। समझे मेरी बात? ये चीज है, ये है आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप बेटा जब हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए इस पर कोई व्हाइट लाइट डालेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो, अब लैम्डा तो आपको पता है, देखो जो आपने व्हाइट लाइट डाली है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आरएन, उसकी लैम्डा की वैल्यू तो हमें पता है। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू हो गई 100 नैनोमीटर हो गई, मान लो यहां से जो लाइट निकल रही है इसका मुझे वेवलेंथ पता है 100 नैनोमीटर है, ये तो मुझे एक्यूरेटली पता है। लेकिन जब स्पीड ही चेंज हो गई, जब स्पीड चेंज होगी तो v की वैल्यू तो बेटा चेंज हो गई। लक्ष्य जो हम फॉर्मूले का यूज करने वाले थे उसमें v की वैल्यू अपने को निकालनी थी, लेकिन आप क्या देखोगे बेटा, उस फॉर्मूले से जो निकालोगे तफसील वो वैल्यू बेटा अलग आएगी, v की वैल्यू अलग आएगी और एक्चुअल में जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बदल चुका है। इलेक्ट्रॉन ने बेटा अपनी पोजीशन को क्या किया? लक्ष्य चेंज कर दिया है। समझ गए मेरी बात? बोलो कितना समझ में? चलो धीरे धीरे और स्टेटमेंट बताऊंगा तो और आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे कोशिश करो। तो बेटा एक तो मैंने बोला जैसे ही आप किसी एक चीज को निकालना चाहोगे, लैम्डा और v में से किसी एक चीज को निकालने के लिए जाओगे तो दूसरी चीज बेटा अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अभी मयूरी अभी मैंने कौन सा केस बताया आपको, जब आप v की वैल्यू को निकालने के लिए गए यानी वेलोसिटी निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे जब इलेक्ट्रॉन की, तो आपने एक व्हाइट लाइट को इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाला, ठीक है बेटा, और उसकी वजह से दिक्कत क्या आई, जब लैम्डा आपको पता था, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको पता थी तो v की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। समझे मेरी बात? इसी तरीके से अगर बेटा आप v की जगह अगर लैम्डा की वैल्यू को निकालना चाहते हो, जैसे ये पता करना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन में से लैम्डा की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता करना है कि भाई इसमें से लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो वेलोसिटी जो है बेटा, जब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर मान लो इन केस आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम इतना है, तो लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोनों सिचुएशन बेटा एक ही जैसी है। टू पिन पॉइंट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू यूज लाइट। जैसे मैंने बताया ना, जब भी कभी आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है तो बेटा कहीं ना कहीं आपको कोई लाइट का यूज तो करना पड़ेगा, किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो उसमें से लैम्डा की वैल्यू आएगी, है ना। एंड द रिफ्लेक्टेड फोटोन इज सीन इन द माइक्रोस्कोप, और फिर जो बेटा रिफ्लेक्ट होके जो वापस फोटोन जो है जो टकराया है इलेक्ट्रॉन के साथ, वो वापस जब माइक्रोस्कोप पे आएगा तब आप देख पाओगे कि इसकी लैम्डा की वैल्यू एक्चुअल में क्या है। एज ए रिजल्ट ऑफ हीटिंग द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिस्टर्ब। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन से बेटा अगर आप देखोगे किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टकराना होगा, जैसे इसका कोलिजन होगा, किसी फोटोन का टकराना होगा, सिंपली अगर हम किसी फोटोन को बोलें, अगर कोई फोटोन बेटा किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेवलेंथ दोनों बेटा क्या हो जाती हैं साक्षी, डिस्टर्ब हो जाती हैं। द बोथ स्पीड एंड लैम्डा वेवलेंथ गेट डिस्टर्ब, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो एक्चुअल में अगर इसको मैथमेटिकली देखें, अगर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान दें बेटा, अभी आप लोग फिजिक्स के अंदर एरर भी पढ़ रहे हो ना, एरर पढ़ते हो, तो एरर को बेटा देखना किससे डिनोट करते हैं, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी, देखना अभी मैं बताऊंगा क्या चीज है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन
4 पाई। ये बेटा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म है। ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब समझो अभी क्या है। डेल्टा एक्स का मतलब बेटा क्या है, के अंदर की कितनी अनसर्टेनिटी होती है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं आई थिंक एरर को भी, है ना परीक्षित। तो देखो बेटा क्या करते हैं, डेल्टा एक्स का मतलब बेटा यहाँ पर है एक्चुअल में कितनी अनसर्टेनिटी है। एक्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन। बेटा एक्स का मतलब क्या हुआ, किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है। तो अनसर्टेनिटी बेटा किस में है, ये पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आई। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, सिंपली मैंने लिखा है बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से डेल्टा पी क्या हो गया, आरएन क्या होगा डेल्टा पी, पी के अंदर जो चेंज है, जो वैल्यू कितनी उसके अंदर चेंज हो रही है, मोमेंटम के अंदर कितना चेंज हो रहा है ना, या कितनी अनसर्टेनिटी की वैल्यू है। तो इसको लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी, इसको बोलेंगे बेटा डेल्टा पी। अब आप लोग देखो, डेल्टा की बेटा जनरली हम यूज कहां करते हैं तफसील, जहां कहीं कोई चेंज होती है ना वैल्यू, है कि नहीं। डेल्टा का मतलब आप लोगों को बताया कई बार हमने, जैसे डेल्टा ई निकाल रहे हैं तो चेंज इन एनर्जी, है ना दानिश। वैसे बेटा डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, ऐसे भी बोल सकते हो। पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी बेटा, पहले जो पोजीशन थी फोटोन के टकराने से पहले जो पोजीशन थी, और फोटोन के टकराने के बाद जो पोजीशन है, उन दोनों पोजीशन में कितना डिफरेंस है। वही डिफरेंस बेटा क्या है आपका साक्षी, डेल्टा एक्स है। बोलो, वही चीज डेल्टा एक्स लिखी है मैंने, यस और नो, समझ में आई इतनी बात। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो चेंज आया, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा पी बेटा क्या है, जैसे मैंने बताया जब इलेक्ट्रॉन है इससे फोटोन टकरा रहा है, फोटोन टकराने के बाद बेटा एक तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, देखो ये टकराने के बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कहीं और चला जा रहा है। दूसरा बेटा इसकी स्पीड भी चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई परीक्षित, स्पीड भी चेंज हो गई। तो स्पीड का मतलब v, और v का मतलब v, और v से मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है। मोमेंटम भी चेंज हो गया ना बेटा, अगर v चेंज हुई है, अगर स्पीड चेंज हुई है तो मोमेंटम भी चेंज हुआ। लक्ष्य है कि नहीं, p की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि p का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी है, मास तो कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी चेंज होगा, है ना, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई। इस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से बेटा क्या हो गया, मोमेंटम भी चेंज हो गया। तो ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी हैं सबको समझ में आ रही है। डेल्टा एक्स का मतलब है बेटा अनसर्टेनिटी या चेंज बोल सकते हो इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा पी का मतलब अनसर्टेनिटी या चेंज हो गया जो पोजीशन के अलावा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अंदर या मोमेंटम के अंदर जो चेंज हो गया, तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज हो गया वो डेल्टा पी हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा तफसील, इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब ये h अपॉन 4 पाई क्या है, तो हेजनबर्ग ने बेटा ये बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी ये जो भी चेंज है, जो भी अनसर्टेनिटी है ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो बेटा वैल्यू है, उन दोनों को प्रोडक्ट करके हम देख रहे हैं, उसकी वैल्यू हमेशा h अपॉन 4 पाई के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। ये उन्होंने बेटा एक रिजल्ट दिया था इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। और ज्यादातर बेटा हम जो ये वैल्यू लेते हैं, देखो ज्यादातर हम जो ये वैल्यू लेते हैं बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू करके लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू लेके चलते हैं बेटा। ये देखो h अपॉन 4 पाई लगभग इसके बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग, इसका क्या मतलब होता है तफसील, इस तरीके से जो हम डिनोट करते हैं, इसका क्या मतलब है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग अप्रोक्सीमेटली इसको बराबर कर देते हैं इसके h अपॉन 4 पाई,
ठीक है बच्चों, इक्वल टू नहीं लगा के क्या लिखा है मैंने, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/4 पाई। इतना आया समझ में, बताइए जल्दी। अब देखो, अब मैंने आपको जो इतना आज पढ़ाया है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी पूरी बेटा एक्सप्लेनेशन नोट्स के अंदर दी हुई है तफसील। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं उसमें से, और दोबारा बाकी बच्चों को भी आई थिंक समझ में आ जाएगा इसके बाद सारी चीजें। क्या लिखा हुआ है, टू पिन पॉइंट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पिन पॉइंट का मतलब क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अगर हमें पता लगाना है, वी विल हैव टू यूज लाइट। बेटा कोई ना कोई लाइट, अगर आप किसी की पोजीशन को पता लगाना चाहते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो इस एटम के अंदर कहाँ है, तो दानिश क्या करोगे, इस पर कोई ना कोई बेटा लाइट का यूज करोगे, है ना। तो जैसे ही बेटा आपने लाइट का यूज करोगे तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, छोटे छोटे फोटोन्स की फॉर्म में, है ना। तो ये जो फोटोन है, यानी बेसिकली मैंने बताया ना कि फोटोन बेटा किससे टकराएंगे, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे जिस पर आप लाइट मार रहे हो एटम के अंदर, है ना। तो जैसे बेटा फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो फोटोन जब वापस आएगा, मैंने बताया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम ये देखेंगे उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, इलेक्ट्रॉन की तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी चेंज हो गई, पोजीशन भी चेंज हो गई। अब ये जो फोटोन वापस लौट कर आएगा, जैसे लाइट का पार्टिकल गया, लाइट आपको पता है टकरा के वापस आती है ना लक्ष्य, लाइट गया, फोटोन गया और फिर वापस आ गया। जो ये वापस फोटोन आ रहा है, इसकी लैम्डा को बेटा हम क्या करेंगे, आरएन मेजर कर लेंगे। क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, और मेजर करके बेटा जो वैल्यू देखेंगे वही आएगी h/4 पाई। ये जो h/4 पाई लिखा हुआ है ये वही चीज है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पाई आपका पता है आपको कांस्टेंट होता है, पाई इज ए कांस्टेंट, 3.14 समथिंग अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो उसकी वैल्यू को। ठीक है, आ गया समझ में सबको इतना। इसके आगे देखो बेटा और कुछ लिखा हुआ है, देखो इसके आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लाइट वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लाइट की प्रॉपर्टी जो होती थी, तो उसी ब्रांच को बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर बेटा देखें, एक्यूरेसी विद पोजीशन ऑफ एन पार्टिकल कैन बी मेजर्ड। अगर आप किसी पार्टिकल की बेटा पोजीशन को मेजर करना चाहते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अगर किसी पार्टिकल की आप पोजीशन को मेजर करना चाहते हो तो बेटा वो किस पर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ। इट विल डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो भी लाइट उस पर डालोगे आप, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लाइट डालोगे उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। जैसे मैंने ग्रीन लाइट का एग्जांपल आपको दिया, व्हाइट लाइट का एग्जांपल दिया, वो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आप व्हाइट लाइट डालोगे बेटा तो लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, अगर आप व्हाइट लाइट का यूज करोगे तो अलग होगी, किसी और कलर की लाइट का यूज करोगे तो वो भी अलग वैल्यू होगी लैम्डा की, समझे ना, सिंपल। तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इसमें अगर हम रिजल्ट की बात करें तो लिखा हुआ है शॉर्टर वेवलेंथ मींस हायर फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको बताया था, वेवलेंथ और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, अगर लैम्डा बेटा कम है तो न्यू ज्यादा होगा, है ना, C इक्वल टू न्यू लैम्डा में आपने पढ़ा है कि अगर वेवलेंथ कम है तो लैम्डा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी न्यू की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ कम हो रही है इसका मतलब बेटा मैं क्या कहूंगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, परीक्षित सुनना, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। हाँ, तो बेटा अगर लैम्डा की वैल्यू छोटी है, दोबारा फिर रिपीट करता हूं, अगर वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू कम है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साक्षी ज्यादा होगी, है ना। और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो ऐसे समझ के चलो कि जैसे मान लो अगर आपने दो से अलग अलग टाइप की लाइट्स का यूज किया, पहले वो वाली लाइट यूज करोगे जिसकी लैम्डा की वैल्यू बेटा कम है ना। अगर लैम्डा की वैल्यू कम वाली यूज करोगे तो एक्चुअल में उसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, परीक्षित, है ना, समझ गए मेरी बात। अब ये हाई एनर्जी का जो फोटोन है बेटा,
जो ये फोटोन है इसके पास एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी फोटोन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है, फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी फोटोन, ऐसे मान के चलो ये दोनों चौक हैं, ठीक है परीक्षित, एक इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी बेचारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, ठीक है साक्षी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। लक्ष्य जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, इससे टकराएगा, करेगा ना, इसको नुकसान पहुंचा देगा। बेचारा ये तो शरीफ है सीधा साधा, इसको इस पर टकराया तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। समझे आप, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि वेवलेंथ पर असर पड़ रहा है। जैसे मतलब जो फोटोन आप इससे टकरा रहे हो, जितना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, मतलब जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा कैपेसिटी होगा बेटा इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज करना, उतना ही इसके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, है ना। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा तो ज्यादा एनर्जी है, और ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या करेगा, ज्यादा बुरी तरह चेंज करेगा। मतलब हो सकता है वापस भी भेज दे अपने घर, वापस बिल्कुल रास्ता लौटा दे। वो कोलिजन में पढ़ते थे ना, हेड ऑन कोलिजन होता था, जैसे ये कोलिजन हुआ वापस चले गए, ऐसे ये टकरा के, ऐसे है कि नहीं। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोलिजन होगा तभी होता है ऐसा। लेकिन मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, फोटोन की, लाइट की जो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, उसी हिसाब से क्या होगा बेटा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोलिजन हो रहा है यहां पर। अब सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बताया कि सभी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पर नहीं होता। तो अब एक चीज इंटरेस्टिंग बड़ी इसमें दी हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे मान लो, अगर जैसे अब हम लोग अपने घर की बात करते हैं, डेली लाइफ की अगर कोई बात करें, तो क्या वहां पर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करेगा दानिश? देखो समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो अगर मैं अपने घर में एक टॉर्च ले रहा हूं, कोई भी बच्चा एक टॉर्च ले रहा है, अब इस टॉर्च की लाइट को बेटा किसी डार्क रूम में लेके जा रहा है, ठीक है, किसी डार्क रूम में लेके जा रहा है, और मुझे रूम के अंदर एक चूहा नजर आ गया, रूम के अंदर एक चूहा नजर आ गया, रेड। तो जैसे ही बेटा मैंने जैसे ही टॉर्च को उस रेड के ऊपर मारा, मतलब लाइट जो गई, मतलब समझे, देखने के लिए, तो क्या इस टॉर्च की लाइट से रेड की स्पीड चेंज हो जाएगी? यस सर। चेंज हो जाएगी? नो अरे मैं इसीलिए सर, बोल डर रहा- जाएगा तो हो जाएगी। अरे भगवान, अरे डर जाएगी। अभी ये मान के चलो, ओहो, आप लोग, अभी मैंने रेड बोल दिया इसलिए, अरे रेड की जगह इस चौक को ले लो, अभी मैं चौक को लेता फिर क्या कहते, ये चौक के साथ क्या होता? नो कुछ नहीं। समझे ही नहीं बात को। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि रेड की स्पीड से, सुनो, रेड की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लाइट बेटा उसके ऊपर डिस्प्ले करी है, जो लाइट उस पर तक पहुंची है, बेचारे फोटोन जो उससे रेड से टकराएगा, कोई फोटोन रेड से टकरा रहा है, तो वो फोटोन बेटा इतना कैपेबल नहीं है, लक्ष्य, वो फोटोन इतना कैपेबल नहीं है कि वो रेड की एनर्जी को चेंज कर दे, रेड की पोजीशन को चेंज कर दे। समझे मेरी बात? लेकिन फोटोन तब बहुत कैपेबल है, फोटोन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, लेकिन रेड की पोजीशन को लक्ष्य चेंज नहीं कर पाएगा। समझे मेरी बात? ये मैं कहना चाह रहा था यहां पर। ये एग्जांपल मैंने नोट्स में इसीलिए दिया है, कहीं पर मिला था, प्रदीप के अंदर दिया हुआ था। अच्छा, हाँ समझे तफसील? इसीलिए मैंने बोला ना, देखो दोनों चीजों में फर्क समझो आप। हाँ बोलो, ये दोनों चीजों को समझने की कोशिश करो बेटा। जो हम रेड की बात कर रहे हैं वो कौन सी ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है, ये समझो। छोटी ऑब्जेक्ट है या बड़ी ऑब्जेक्ट है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन और उसमें डिफरेंस कर रहा हूं तो समझो। हाँ, बड़ी। रेड जो है बेटा वो माइक्रोस्कोपिक चीज नहीं है, उसका साइज बहुत छोटा नहीं है इलेक्ट्रॉन की तरह। इसीलिए मैंने आपको बोला, मैंने आपको कल क्या बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स बेटा बिल्कुल अलग तरह की फिजिक्स है, जो कि नॉर्मल फिजिक्स नहीं होती है। जैसे मान लो नॉर्मल फिजिक्स का मतलब क्या है, अभी रेड पर अगर मैं देख रहा होता, अगर ये यहां पर एप्लीकेबल होता तो रेड की स्पीड चेंज हो जाती है,
रेड की स्पीड चेंज हो जाती है या पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा लक्ष्य। अगर ऐसा हो रहा होता फिर तो इंसान एक दूसरे की स्पीड को चेंज कर देते। जैसे कोई आदमी थक गया तो उस पर व्हाइट लाइट मारी, ऐसे करके व्हाइट लाइट मारी तो वो फिर वो चार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा वो चार्ज हो जाएगा तो कहेगा मेरे पास फोटोन आ गए, 100 फोटोन मुझे मिले तो मैं दौड़ रहा हूं अब उस एनर्जी को यूज करके। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली बेटा इसलिए नहीं होता, सुनो उसका रीजन आपको समझा देता हूं। उसका रीजन बेटा ये है, इसलिए नहीं हो रहा है ऐसा क्योंकि जो फोटोन की एनर्जी है ना लक्ष्य, फोटोन की बेटा जो एनर्जी है वो हमारे ऑब्जेक्ट मतलब हमारी एनर्जी से, जैसे अगर मेरी बात करो मैं दौड़ क्यों नहीं रहा, तो इसलिए नहीं दौड़ रहा क्योंकि मेरी एनर्जी उस फोटोन की एनर्जी से कहीं ज्यादा है। तो जैसे तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, है ना, एक फोटोन बेचार, मैं क्या बोलूंगा एक फोटोन मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी तो बहुत कम है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में अगर देखें, जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन टकराता है तो फोटोन ये कहता है कि फोटोन मेरे कहेगा मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो बेचारा वो इलेक्ट्रॉन बच नहीं पाता। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई हो जो आज की क्लास में हमने पढ़ी। ठीक है, टाइम भी हो गया बेटा, तो एक बार इसको एक बार रिवाइज करना, कल फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना पीछे तक का। ओके, बाय एंड टेक केयर।